प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं एनजीओ से भी जुड़ा हूँ। तो इधर से तो मुझे जितना सहारा मिला शायद कोर्ट से भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एनजीओ को लेकर जो वर्क किया है उससे मेरे मन को शांति मिली। वहाँ से गैर मेरी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स का हल हुआ है, लेकिन यहाँ से मन की शांति को मिला है, तो मैं इसको ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो मोटे तौर पे तो मैंने साथियों ने दोनों ने बता ही दिया है। फिर भी मैं एक एडवोकेट किस तरीके से सामाजिक लेवल पे हम जनसाहस को मदद करते हैं और कोर्ट में किस तरीके से विक्टिम को मदद करते हैं, ये दोनों बातों पे थोड़ी अपने विचार रखना चाहूँगा। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग भी अम्बेडकर विचारधारा के हैं, साथ ही साथ उस समाज से निकले हुए हैं जिसमें एक हमारा छोटा भाई विक्टिम के तौर पे कोर्ट में खड़ा होता है। हम काला कोट पहन के एक एडवोकेट के रूप में आ गए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा भाई वहाँ पे है तो हमारा भी मन कहीं ना कहीं खटता है, खटकता है कि यार क्यों नहीं इसको हम इस तरीके से मजबूत करके लाएं ताकि इसके पक्ष में फैसला आए हर आदमी। तो उसके लिए हम लोग शुरू में तो अपने सीनियर्स के पास काम कर रहे थे। काम करने के दरमियान संस्था से जुड़े, संस्था से जुड़ने के बाद में हम लोग एक्चुअली क्या है कि उस समाज से निकले हुए थे कि हमारे अंदर भी वो मंशा थी और वो विचारधाराएं हैं कि हम भी यार वकील बन गए और कोर्ट में आ गए, यहीं से हमको हमारे मन को शांति नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि वकील के साथ साथ हमारे सामाजिक भी कुछ दायित्व है। उन लोगों को जो पैसा देके अपनी तरफ से पैरवी करवा लेते हैं वो सक्षम लोग हैं। बाकी कुछ हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको न्याय तक पहुंचने में काफी अड़चने आ रही है, तो उनका कैसे पहुंचा जाए। उसके लिए हमें जनसाहस संस्था मिली। जनसाहस संस्था मिली तो इनको भी एक्चुअली क्या है कि कोर्ट के बाहर के काम निपटा लेते थे, लेकिन कोर्ट के अंदर के काम इनको किसी एडवोकेट के माध्यम से करवाने देते थे। तो हमको क्या हुआ कि हमको हमारे समाज को मदद करने का एक सुनहरा अवसर मिला, क्योंकि हमारे दायित्व भी है। और साथ ही साथ संस्था को भी ऐसे एडवोकेट चाहिए थे जो मन से, पैसे को साइड में रखते हुए मन से उस विक्टिम की मदद करने के लिए तत्पर हो। तो ऐसे में इन लोगों ने हमको सीरियस केस दिए। तो शुरू से मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों की मदद करते हैं। हम देखते हैं कि कई घटना कारित हुई है तो वहाँ फिर या तो हमें मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है या फिर जनसाहस वाले हमको नॉलेज में ला देते हैं कि फलानी जगह सीरियस केस हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि अगर वो वर्किंग डे है कोर्ट का, हम देखते हैं कि हमारे मुकदमे कितने उस दिन अगले दिन लगे हुए हैं। पता चला कि इतने मुकदमे हैं कि अपना हमारे भाई बंधु को उसमें कहते हैं कि भैया इस मुकदमे में इस तरीके से देख लेना, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग एक टीम बना के वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अगर दूर है तो ट्रेन से चले जाते हैं, जिस शहर के नजदीक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से कोई छोटा मोटा वाहन लेके उसके बाद चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आखिर घटना के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि हम यहाँ इस तरीके की वो पूरी प्लानिंग करके आते हैं और या फिर इस तरीके का प्लानिंग करते हैं कि इससे हमको लास्ट तक मुकदमे तक जो जजमेंट आएगा वहाँ तक हमको इसी बेस पे आगे तक चलना है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर विक्टिम गलत है या कहाँ सही है। अगर अपवाद केसेस बहुत सारे जुड़े भी होते हैं तो हम कभी कभार वहाँ पीछे खींच लेते हैं, लेकिन जहाँ लगभग एकदम सही है वहाँ हम लोग शुरू से ही उस विक्टिम के परिवार से जुड़ जाते हैं। हम एडवोकेट जाते हैं तो हम इन लोगों को बता देते हैं कि इस इश्यूज पे इस केस को आगे बढ़ाओ, इसकी इस तरीके से एफआईआर कराओ और इसमें इस तरीके के एविडेंस आने तो नहीं आएंगे तो आप एविडेंस अगर कोई 161 का आपने बता रहा है कि साहब संबंधित व्यक्ति के सामने उसको मारा है और उसके सामने उसको जलाया है, फिर उसके सामने उसका रेप करा है और वो उसने उसको ले जाते हुए देखा है, संबंधित व्यक्ति साहब बोल रहा है, लेकिन 161 में अनुसंधान अधिकारी उसके बयान दर्ज नहीं करता है, तो आप बकायदा एक लेटर बनाओ और एसपी के नाम दे दो, कलेक्टर के नाम दे दो कि साहब हमने देखा, हमारे बयान क्यों नहीं ली जा रहे। इस तरीके से हमने उसको शुरू जजमेंट तक उसको ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से पूरा चालान हम कंप्लीट करवा के कोर्ट में ले आते हैं। कोर्ट में जब चालान आ जाता है तो हम एडवोकेट क्या करते हैं कि उस चालान की प्रति एक ले लेते हैं और चालान की प्रति लेने के बाद में फिर देखते हैं कि जिस तरीके से अपने एविडेंस उतारे थे क्या बराबर चालान में वो सब चीजें आ गई है। अगर आ गई है तो फिर हम ये देखते हैं कि चार्ज में अगर कोई चीज बढ़ाने वाली है और नहीं बढ़ के आई है, एविडेंस में आया वो चीज लेकिन चार्ज में नहीं बढ़ाया, उन्होंने उसको फाइनल नहीं बढ़ाया, तो चार्ज के टाइम पे हम उसको बढ़वाते हैं। अगर चार्ज के टाइम पे नहीं बढ़ता है तो फिर उसके लिए अपील में जाते हैं और बराबर वैसा का वैसा ही है तो फिर क्या करते हैं हम कि विक्टिम को तो पता नहीं कब नोटिस मिलना है, उसके लिए हम पहले एक चालान की कॉपी निकाल लेते हैं हमारे हिस्से से। चालान की कॉपी निकालने के बाद हम संबंधित एनजीओ को सूचित कर देते हैं और इस एनजीओ में भी काफी लोग ऐसे रहते हैं जैसे कि सज्जन भी है, उनका काम ये देखना है कि सीरियस मुकदमे में 367, 302, 310 है, इस तरीके से सीरियस केसेस है, उसमें इन लोगों ये लोग क्या है कि सतत विक्टिम के संपर्क में रहते हैं। तो चालान हमने इनको दे दिया, हमने इनको समझा दिया है कि आप विक्टिम को बुला लेना भैया अपने कार्यालय पे,
वो आ जाते हैं, जैसे आपके एरिया का कोई होगा, आज आ गया कल उसकी पेशी है, तो हम उसको पहले बुला लेते हैं और उसको पूरी रात यहाँ समझाते हैं। हमने यहाँ तक कि इस तरीके से वो बना, विटनेस बॉक्स भी बना दिए हैं कि भैया देख ये एट ए टाइम आरोपी का वकील है, मैं फरियादी का वकील हूँ, मैं तुझसे पूछूंगा तो किस तरीके से पूछूंगा, फिर सामने वाला क्लास पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा, उसका आंसर आपको कैसे देना है, मतलब यहाँ तक प्रैक्टिकली इसको हम बता देते हैं। तो इसमें क्या है कि एक बार उस चीज से गुजरता है तो काफी हद तक उसको कोर्ट के अंदर के जाने के बाद जो माहौल आता है वो उसको ऐसा लगता है कि इस माहौल से एक बार मैं गुजर चुका हूँ, तो उसके दिमाग पे थोड़ा सा बोध रहता है, वो कम हो जाता है, वो एक सहज हो जाता है। तो उसको टोटल बात बता देते हैं, फिर उससे ये पूछ लेते हैं कि भैया आपकी और पहले इसके बीच में क्या एनिमिटी थी। और कभी कभार क्या करते हैं सर कि आरोपी का वकील आरोपी को जमानत दिलाने के चक्कर में उसके वो फैक्ट लिख देता है जो उनके बीच में वास्तविक वो डिस्प्यूट है, और उसी को वो बेस बना के उसका डिफेंस लाएगा, तो वो उसका बेल के आवेदन में मिल जाता है हमको, बेल का आवेदन मिल जाता है, उसी को हम पकड़ लेते हैं कि भैया इस पॉइंट पे तुमको घुमाएगा, लेकिन इस पे आपको ऐसे बस के निकलना है। तो इस तरीके से समझा देते हैं। होता क्या है कि हमारे एमपी में जैसे कि कल पेशी है, तो पुलिस वाले सभी क्या चाल करते हैं कि उसको या तो आज शाम को या फिर कल पेशी के एक दिन पहले उसको नोटिस देता है, ताकि वो कोई समझ नहीं पाए, किसी एडवोकेट से मिल नहीं पाए, और कल उसको हराम में पेशी पे जाने की। तो वो डायरेक्ट क्या है कि हम लोगों के संपर्क में नहीं आते हुए वहां चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले से चालान निकाल देते हैं, उसको एक दिन 4 बार समझा देते हैं हमारे ऑफिस में बुला के, और एक जो 161 के बयान है उन साक्षियों के उनको भी समझा देते हैं कि आपका इसमें क्या रोल है, आपका इसमें कैसे बोलना है। तो इस आधार पे एक तो हमारे पास बहुत ज्यादा जजमेंट हमारे पक्ष में आते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली ले जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कि जैसे अब हमारे समाज में अम्बेडकर नहीं है, तो क्या उनका कार्य छोड़ा हुआ अधूरा किसी और को जन्म से पूरा करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं आप हमारे बीच में से आएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अम्बेडकर हो, फलाना अम्बेडकर, लेकिन उनके विचारधाराओं पे तो हमारा चलने का नैतिक दायित्व है। तो उस दायित्व की पूर्ति के लिए हमें जहाँ से जिस स्टेज पर हम खड़े वहीं से हमको अपने आप को अग्रसर करना है। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है साहब, और समय की मांग भी ये है कि वो लोग तो ऑलरेडी सक्षम है अपनी बात को कानून में या पॉलिटिकल में हर तरीके से रखवाने के लिए सक्षम और रखवा सकते हैं, तो हम कैसे रखवा। तो हम लोगों ने क्या करा है कि एक 5 जिलों के अभिभाषक उसमें नियुक्त हुए हैं, और 5 जिलों के अभिभाषक में वो अभिभाषक है जो या तो उस कौम को बिलोंग करते हैं या फिर ऐसी विचारधारा का अभिभाषक है जो कि हाँ दलित के साथ या किसी महिला के साथ कोई अन्य अत्याचार हुआ है तो उसको न्याय दिलाने में विश्वास रखते हैं। इस तरीके कोई अभिभाषक है तो उनको भी हम साथ में लेके हमने एक अभिभाषक पहल मंच इकट्ठा करा है, तो उसमें पूरे जिले के अभिभाषक है, और वो अभिभाषक जो जिस तरीके से मैंने बताया या तो उस कौम के हैं या फिर ऐसी विचारधारा रखने वाले हैं जो उसको न्याय दिलाने में विश्वास रखते हैं, उन अभिभाषकों के बीच में हम बैठ के वो चर्चा करते हैं कि भैया इस तरीके का मुद्दा आया है, अपने को इस तरीके से सामाजिक तौर से इसकी मदद करना है, अपने को कोर्ट में जो अपना वर्क करना वो तो करना ही है, लेकिन वो भी अपना वर्क है और ये भी अपना कर्म है, अपनी जोड़ी ड्यूटी वो तो करना साथ में ये भी करना है। इस तरीके से करते हैं। और हमको कभी कभार कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमने क्या करा कि एक राज्य स्तरीय अभिभाषक पार्लियामेंट भी नियुक्त कर रखा है, वो पूरे राज्य का है, उसमें कम से कम 400 एडवोकेट्स हैं, और 400 एडवोकेट्स में भी ऐसे एडवोकेट्स हैं जो मैंने पहले बताया कि इस तरीके की सोच रखने वाले कि 400 ऐसे है कि जो अगर आप अब हमें जरूरत लगता है हम 2 दिन में 400 एडवोकेट को किसी भी एक छत के नीचे इकट्ठा कर सकते हैं, और 400 एडवोकेट अगर किसी मुद्दे को लेकर एक दिन इकट्ठा हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे शासन प्रशासन पर उसका दबाव बनता है और उस पर एक्शन लेने के लिए स्वेच्छा से नहीं तो मजबूरी में राजी होगी। तो इस तरीके का हम एक वर्क अपने स्तर से कर रहे हैं। और एमपी में अनेक मुद्दों पे हम काम करते हैं, जैसे कि भूमि अधिकार अभियान पे भी हम काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने काफी भूमि के पट्टे दिला दिए थे, लेकिन समस्या ये थी कि भूमि के पट्टे तो ओनली कागज पे दिला दिए, इस पार्ट पे किसी के पास भी पोजीशन नहीं है। अब पोजीशन नहीं तो पोजीशन दिलाने के लिए हमारे लोगों को न्याय तक पहुंचने के लिए वही समस्या आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि वही सीमांकन करवाना है, वापस से उसको सीमांकन कराने के बाद में उनको पोजीशन दिलाना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पोजीशन है लेकिन रास्ता नहीं पहुंचने का, तो रास्ता उनका खुलवाना है। इस तरीके के छोटे छोटे इश्यूज भी देखते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जो कि
कितने केसेस हैं लैंड राइट्स के आपके पास? लैंड राइट्स के हमारे पास लगभग 250 केस के समथिंग। जिसके पास पट्टा है, जिसके पास पट्टा है, जिसके पास पट्टा है लेकिन जमीन नहीं है, लेकिन पोजीशन नहीं है, लेकिन पट्टा है, पट्टा है लेकिन पट्टा है, पोजीशन नहीं है, पट्टा है, जमीन नहीं है क्योंकि कोई और है उधर, एक्चुअली क्या करा था सर, दबंग का कब्जा है। एक्चुअली जब पट्टे वितरित हुए थे उस समय उन्होंने क्या करा था कि सिर्फ पट्टे कार्यालय में बैठ के वितरित कर दिए, स्पॉट पे नहीं गए, क्योंकि स्पॉट पे जाते तो वहाँ झगड़े होते। आप दबंग को आपका पोजीशन है, पट्टा मुझको दे दिया, मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं आपसे पोजीशन ले लूँ, तो फिर कहाँ जाएगा दलित? तो फिर वो हमारे जो दलित लोग हैं जिनको भूमि की जरूरत है और पट्टे भी दिए तो 5-5 बीघा के पट्टे दिए, तो इतना पट्टा है कि अगर वो जमीन सारे पटेल लोग होंगे। हाँ, वो अदर लोगों के पास पोजीशन है उसका। ये कब से है अभी ये जो है? 2001-2 से, मतलब 10-12 साल हो गया। हाँ 10-12। तो जब आप लोग परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि कुछ नहीं होगा, तब हम जनहित याचिका करेगा इसका। नहीं सर, वो आपका कहना सही है, अभी नहीं, जब आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा नहीं तब करना। नहीं, जनहित याचिका तो खैर हमने उसमें वो इश्यूज जोड़ रखे, जो जनहित याचिका हमने इंदौर के लिए तैयार कर रखी है, उसमें ये वाला मुद्दा भी है। लेकिन क्या है कि जैसे कि कोई पक्षकार है और उसको एट ए टाइम चाहिए, उसके पास जमीन तो है, कभी आपसे निवेदन करके निकल जाता है उसकी फसल के लिए, वो कभी इनसे निवेदन करके निकल जाता है, उसको जहाँ लेके रास्ता था वहां तक पहुंचने के लिए वो दबंग लोगों ने बंद कर रखा है। तो पीआर का जजमेंट कब आएगा, यहाँ तक भी उसको रास्ता खुलवाना, तब तो उसकी जमीन तक जा पाएगा। तो हम वो तीसरे लेवल पे वो कार्रवाई भी करते रहते हैं। तो उसके लिए भी तरीका वही है कि उसके पास पैसा नहीं है, एक छोटा सा मुकदमा पुटअप करने के लिए 100-500 रुपये लगते हैं, तो हमको जनसाल दे देता है ताकि थोड़ी बहुत हमारी आर्थिक मदद हो जाए और उसको न्याय मिल जाए। और साथ ही साथ हम काफी हद तक जैसे बताया कि हम तो पढ़ के समाज में से वकील बन गए, अब हमारे भाई बंधु ऐसे जो गांव पे ले गए और समाज में अन्याय अत्याचार आज भी हो रहा है। तो जो हमारा भाई 10वीं-12वीं तक हमारे साथ पढ़ता हुआ आया था, कभी कॉलेज तक भी आया था, लेकिन आज भी वही पुराने तरीके से उसका जीवन जी रहा खेती बाड़ी करके, लेकिन उसके अंदर एक मंशा है, ललक है कि मैं भी मेरी समाज के लिए और अपने लोगों के लिए जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके लिए कुछ करूँ। तो हमने ऐसे यंग ब्लड को चिन्हित किया है जो समाज के प्रति कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं। तो उन लोगों को हमने गांव में उनको हमने चिन्हित किया और उन लोगों को हमने सामाजिक कार्यकर्ता बनाए। सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे बनाए हैं कि हाँ, सामाजिक वकील वो है कि अगर जैसे इतना बड़ा अपना मोहल्ला है, जिसमें अगर किसी के साथ एट्रोसिटी एक्ट होता है या किसी भी तरीके से दमन लोगों के द्वारा अन्याय अत्याचार होता है या बीपीएल में नाम नहीं जुड़ा है, तो वो उसके स्तर से उसको हमने सिर्फ उसके पास काला कोड नहीं है, बाकी उसको कानूनी तौर से उसकी पूरी हमने प्रोसेस समझा रखी। और हम छुट्टियों में संडे सैटरडे में ये लोग गांव से लोगों को बुला देते हैं और हम संडे सैटरडे में उनको ट्रेनिंग देते हैं। सेंटर है बड़ा सा वहाँ पे, तो ट्रेनिंग देके उनको जो उनको प्रॉब्लम्स है हम स्पॉट में उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। और कभी प्रॉब्लम्स हो तो फिर हम भी वहाँ चले जाते हैं और उसमें पैरवी करके उस चीज को सेटल कर देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी कोर्ट के बाहर भी है, वो इसलिए कहीं ना कहीं तो हमको समाज से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उस तरीके की सोच है कि उन लोगों को अगर कानून बना है और उनके पक्ष में न्याय है तो न्याय दिलाना चाहिए, उससे मन की शांति भी मिलेगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को उस कानून से जोड़ के उनका विकास में उनको अग्रसर कर रहे हैं। और ठीक सर।